आज कांशीराम जी की 10वीं पुण्यतिथि है। इस उपलक्ष्य पर बहुजन प्रेरणा स्तर पर सैकड़ों की संख्या में लोग उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए आए हैं। उन्हीं में से हमारे साथ एक व्यक्ति हैं किशोर रेड्डी, जिन्होंने बहुजन समाज पार्टी को बहुत नजदीक से देखा है। ये बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक सदस्यों में से एक हैं। आइए इनसे जानते हैं। सर, मेरा आपसे पहला सवाल है, कांशीराम जी की राजनीतिक यात्रा के बारे में आप हमें कुछ बताएंगे? साहब की राजनीति यात्रा तो शुरू हो गई थी पुणे से बामसेप से शुरू हो गई थी। बामसेप से शुरू होकर उनने DS4 बनाई 81 में, फिर 84 में लाल किले से बना दी उनने बहुजन समाज पार्टी। क्योंकि कि जब तक सत्ता में जाना है तो बिगैर हमको पॉलिटिकल स्टेप लिए हम नहीं जा सकते थे। इसलिए साहब ने पार्टी बनाना, राजनीति पार्टी बनाना जरूरी समझा। जैसा आपने बताया कि उन्होंने राजनीतिक पार्टी जरूरी, लेकिन राजनीतिक पार्टी बनाना जरूरी समझा, जैसा कि आप बता रहे हैं, लेकिन आप बताएंगे उन्हें राजनीतिक पार्टी बनाने के लिए किस तरह के संघर्षों का सामना करना पड़ा? साहब को संघर्षों का सामना तो हर तरह पे, हर मोर्चे पे संघर्ष था साहब का। चाहे वो मनुवाद के खिलाफ हो, चाहे अपने लोगों के खिलाफ। अपने लोग भी उतने एक्टिव नहीं थे। अपने लोग भी साहब को बहुत उस नज़र से देखते थे कि ये कांशीराम तो बस ऐसे ही आया हुआ है और ये कुछ नहीं करेगा, वो तो कांशीराम समाज को बेवकूफ़ बना रहा है। इस तरह से हमारे अपने लोग भी कहते थे। ब्राह्मण यहाँ तक कहा गया साहब को तो बहुत से लोग यूँ कहने लगे थे कि ब्राह्मण हैं, इस तरह से कहते थे जगह जगह। उसके बाद तो फिर साहब ने सबसे पहला इलेक्शन तो जांजगीर लड़ लिया था। जांजगीर से समाज को पॉलिटिकल लेवल पे तैयार किया। उसके बाद में बहन जी को बिजनौर लड़ाया, बहन जी को हरिद्वार लड़ाया गया। उसके बाद साहब ने स्वयं इलाहाबाद का इलेक्शन लड़ी। जो इलाहाबाद का इलेक्शन था, एक वोट एक नोट का इलेक्शन था, जिसमें दलितों का डर खत्म हो गया उस इलेक्शन लड़ने से। जो दलित पिछड़ों का डर है, इलाहाबाद के इलेक्शन से, एक वोट एक नोट के इलेक्शन से, वहाँ से दलितों का डर खत्म हुआ है। आप हमें थोड़ा एक वोट और एक नोट को हमारे दर्शकों के लिए ज़्यादा विस्तार से बताएंगे? वो एक वोट एक नोट था क्या असल में? असल में ये था, साहब तो ये बताते थे कि भाई हमारे लोग देश में करोड़ों की तादाद में हैं। अगर हम एक समय की एक चाय बंद कर दें तो हम सरकार भी बना सकते हैं, और जैसे हम बरसों से इनको दान में देते आए, कहते हैं ना भाई पंडित जी को दान देते हैं, इस तरह से बचा कुचा हम दान भी दे सकते हैं। ये हमारे साहब का नज़रिया था उस समय, और उसी बात को लेकर समाज जुड़ने भी लगा। बड़े पैमाने पे उत्तर प्रदेश में समाज जुड़ा है। जैसे कांशीराम जी को जाना जाता है अपनी संगठन क्षमता के लिए। उन्होंने, जैसे आपने बताया, उन्होंने पहले DS4 बना के लोगों को इकट्ठा किया समाज के, उसके बाद बामसेप और फिर बहुजन समाजवादी पार्टी तक का सफर। बामसेप बनाने का मकसद ये था साहब का कि जो शिक्षित पढ़े लिखे लोग हैं, कर्मचारी वर्ग के लोग हैं, बामसेप मीन्स बैकवर्ड एंड माइनॉरिटी कम्युनिटी एम्प्लॉइज फेडरेशन, पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति, जनजाति, धार्मिक अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को एकजुट कर बहुजन को उनका संघर्ष किया जाए। यहाँ से बामसेप बनाने का था। DS4 में युवाओं को तैयार करने का था। उसके बाद BSP स्टेप, पॉलिटिकल स्टेप लिया गया, BSP मैन। जैसा कि आप उनकी हमें साइकिल यात्रा के बारे में बताएंगे, जो उनकी एक बहुत बड़ी राजनीतिक संगठन क्षमता का एक बेजोड़ उदाहरण है। साहब ने तो वैसे पुणे में भी काफ़ी साइकिल से यात्रा की, महाराष्ट्र में, उसके बाद उत्तर प्रदेश भी की, उसके बाद चारों तरफ साइकिल चलाए हैं साहब ने। आखिरी में साहब ने जो 5 रैली निकाली थी, कोहिमा, कारगिल, पोरबंदर, पुरी, कन्याकुमारी, 85 में चली थी वो रैली, और 86 में आकर के दिल्ली के बोट क्लब पर उसका समापन हुआ था। तो उस साइकिल के माध्यम से, पर उस साइकिल को, जो साहब की वाली साइकिल थी, उसको मैं दिल्ली में चलाता रहा हूँ। शायद लोग जानते भी होंगे, मैं किशोर रेड्डी हूँ। पहचान भी नहीं रहे होंगे, अब तो बाल पक गए, मुझ की रेख नहीं आई थी, ठीक है ना। और उसके साथ अब BSP की गवर्नमेंट पीछे बनी है हमारी, समाज जुड़ा। अब समाज क्यों पीछे हटा पिछले इलेक्शन में, ये तो खैर समाज ही जाने, लेकिन हम ये बता रहे हैं कि अब अगर अभी भी समाज नहीं समझता है तो हम बहुत पीछे रह जाएंगे। और मैं ये चाहता हूँ, मैं मध्य प्रदेश जन्मा हूँ तो आंध्रा का, मैं किशोर रेड्डी मेरा नाम है, आंध्रा का हूँ। मैं ये चाहता हूँ कि बहन जी, जो एक्टिविस्ट लोग हैं, हम एक्टिविस्ट हैं, हम समर्पित हैं। आज तक हमने अपने लिए एक सुई भी नहीं बनाई है व्यक्तिगत के लिए, झोपड़े में ही रहते हैं आज भी। तो आज भी अगर बहन जी हम एक्टिविस्टों को साथ रहे तो 2018 में छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश के साथ दिल्ली की गवर्नमेंट हम बनाएंगे।
किशोर जी, जैसा कि आपने बताया कि आप कांशीराम जी के समय में बाम सेब के ही समय में कांशीराम जी के साथ जुड़े हैं, हाँ। तो हमें उस बारे में जरा बताइए। बाम सेब में साहब तो कर्मचारियों को ही जोड़ते थे, सिर्फ कर्मचारियों को जोड़ते थे। उसमें ये कि ऐसा नहीं होता था कि गवर्नमेंट कर्मचारियों, कर्मचारी एजुकेटेड लोगों को, पढ़े लिखे लोग कर्मचारी। बॉम सेब साहब की ये थॉट था कि बॉम सेब के पास में 3 तरह का ब्रेन है, एक 3 तरह का बैंक है, एक मनी बैंक, टाइम बैंक, माइंड बैंक, कि सुबह से शाम तक काम करके आता है ड्यूटी से, शाम को थोड़े समय समाज के लिए दे सकता है और महीना भर सर्विस करता है मनी बैंक, तो उसके पास पैसा भी होता है थोड़ा, तो कुछ सहयोग भी कर सकता है। माइंड बैंक, सुनिए, माइंड बैंक ये है कि सरकारी कर्मचारी होने के नाते से उसको पूरी सरकार की व्यवस्था का पूरा पता है। ये थी साहब की थ्योरी, बॉम्ब से बना। हमें आपसे वही कांशीराम के साथ आपके जो व्यक्तिगत अनुभव है, हाँ। आज के लोगों को पता चलना चाहिए कि कैसे उनने इतना लंबा संघर्ष किया। आप हमें उन व्यक्तिगत अनुभवों के बारे में कुछ बता दीजिए। साहब का संघर्ष तो संघर्ष ही था भाई, उनका संघर्ष को तो कोई तुलना भी नहीं कर सकता है। यही 12 नंबर है, यही 12 नंबर जब स्टार्ट हुआ था, ये अहिरवार जी है। पहला तो मेरे को दिया था, अब ये अहिरवार को मैंने अपने ऑफिस में अपने सपोर्ट में रखा हुआ था कि बस सहयोग में अकेला रहता था। मैं राइट लेफ्ट हम दोनों ही हैं, अकेला रहता था, ऐसा था। कि आप सबने देखा, हमारे साथ अभी थे किशोर रेड्डी, हमारे साथ थे जो आंध्र प्रदेश से यहाँ आए हैं। कांशीराम जी के साथ उनकी व्यक्तिगत यादें जुड़ी हैं। उनके अलावा हमारे साथ कुछ और लोग थे जिन्होंने बाबा साहब अम्बेडकर से लेकर कांशीराम जी के विचारधारा को आगे बढ़ाने की बात कही, उनके सपनों को पूरा करने की बात कही। इन लोगों का मानना है कि बहुजन समाज का विकास तभी होगा जब उन्हें बराबरी का इस लोकतंत्र में जगह मिलेगा। कैमरा पर्सन रियन के साथ हेमराज सिंह चौहान, नेशनल दस्तक।